सोशल मीडिया पे एक वीडियो और एक ऑडियो जो कि होता है बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा होता है, जिसमें कुछ लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, उनके रोने की चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। और कुछ जो सीनियर अफसर होते हैं वो डांट रहे होते हैं। और कुछ गार्ड्स होते हैं जो बच्चों से छात्रों से मारपीट कर रहे होते हैं। और उसमें एक महिला की भी आवाज़ आ रही होती है। दरअसल वो कह रही होती है कि तुम्हारे यहाँ के जो 40,000 बच्चे हैं, जो जिस विद्यालय में आप लोग पढ़ रहे हो, तो उन 40,000 जो बच्चे हैं उनको सबको हम खाना खिला पिला रहे हैं। और न जाने कितना पैसा एक्सपेंस होता है इन सभी चीज़ों पे, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा और कॉलेज के प्रति या स्कूल के प्रति अभद्र टिप्पणियाँ कर रहे हो। और ये बात शांत होती है। उसके ठीक बाद में एक जो दूसरी महिला होती है उसका एक और बात वो कह रही होती है। दरअसल वो बात कहती है कि हम जितना खाने पे तुम्हारे खर्च कर रहे हैं उतना तुम्हारा जो देश नेपाल होता है उसका बजट भी नहीं है। तो ऐसी जब चीज़ें वायरल हो रही होती है, सब वीडियो जब वायरल होता है, इसके बाद में लड़का लड़की को गंदी गंदी गाली भी दी जाती है एक लड़के के द्वारा। और कुछ सुरक्षा गार्ड जो होते हैं वो लड़कों को भगा रहे हैं, छात्रों को भगा रहे हैं, उनके साथ में मारपीट कर रहे होते हैं। और इसके बाद में जब ये वीडियो धीरे धीरे वायरल हो जाता है, वायरल होने के बाद में जो भारत होता है, भारत के हर एक कोने तक, हर एक हिस्से तक पहुंचता है। तो उसके बाद में फिर ये जो पड़ोसी देश जो नेपाल होता है वहाँ तक भी ये जब खबर पहुँचती है, तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री होते हैं केपी शर्मा ओली, उनकी तरफ से एक वक्तव्य आता है कि भारत जैसे देश में जो कि अनेकता में एकता की बात कहता है और जो शायद उस देश का जो कल्चर होता है वहाँ की सबसे बड़ी परंपरा है, तो ऐसी परंपरा को मानने वाला जो देश भारत है वहाँ पे ये नस्लवाद जैसी टिप्पणी आखिरकार क्यों हो रही है। तो इसके बाद में ये जो मैटर होता है नेपाल की संसद में गूंजता है, वहाँ पे तरह तरह के आदमी के वक्तव्य आने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद में जो नेपाल के प्रधानमंत्री होती हैं केपी शर्मा ओली, वो 2 सदस्यों की टीम भारत भेजते हैं। और भारत के जो भी विदेश मंत्रालय होता है नेपाल का, उससे संपर्क करते हैं। संपर्क करने के बाद में जब इस वीडियो के बारे में बताया जाता है तो इसकी चर्चा जो भारत का संसद होता है उसमें भी उठती है। उठने के बाद में जब इस प्रकरण पे भारत के समस्त जो अधिकारी होते हैं, चाहे विदेश मंत्रालय के हों या फिर शिक्षा विभाग से रिलेटेड उस विद्यालय से हो जहाँ का ये मैटर होता है, तो उसमें जब गहन जांच पड़ताल की जाती है तो दरअसल कहानी कुछ इस प्रकार से निकल के सामने आती है। तो मित्रों, आज की कहानी के माध्यम से दरअसल हम ये जानने का प्रयास करेंगे जो नेपाली छात्र होते हैं, जिसमें कुछ लड़कियां होती हैं, कुछ लड़के होते हैं, तो उनके साथ में ऐसी कौन सी घटनाक्रम को जन्म दिया जाता है। मित्रों नमस्कार, शास्त्रीय काल, आदाब, राम राम। मैं मुकेश मिश्रा। मित्रों, आज के मेरे इस न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आत्मीयता के तौर पर बहुत बहुत प्यार और आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना। मित्रों, आज की जो सच्ची घटना है, सच्ची घटना उड़ीसा प्रदेश की जो राजधानी भुवनेश्वर पड़ती है, भुवनेश्वर में ही एक कॉलेज पड़ता है जिसका नाम है KIIT विश्वविद्यालय। तो उस विश्वविद्यालय में एक नेपाल की पढ़ने वाली एक छात्रा होती है, बीटेक की वो छात्रा होती है, उसका फाइनल ईयर होता है, 3rd ईयर की वो छात्रा होती है जिसका नाम होता है प्रगति लावसाव। और उसकी उम्र तकरीबन 23 साल के करीब होती है। ये घटना 16 फरवरी 2025 के दोपहर तकरीबन 2:51 के समय की घटना होती है। वो अपने देश नेपाल अपनी माँ को फ़ोन करती है, लेकिन शायद नेटवर्किंग की वजह से उसका जो फ़ोन होता है वो लगता नहीं है और उसकी माँ से बात नहीं हो पाती है। तो उसके बाद में माँ सोचती है ये आज कोई नई बात नहीं है, ऐसा तो कई बार हुआ जब बातचीत बेटी से हमने करना चाहे तो नेटवर्किंग की वजह से बात नहीं हो पाई। तो इसके बाद में इन सभी चीज़ों को गहराई से नहीं लेती है उसकी माँ, फ़ोन कट जाता है, अपने अपने काम में उसकी जो माँ होती है बिजी हो जाती है। लेकिन इसके बाद में जो ये लड़की है जहाँ से इनको फ़ोन करती है, वहाँ से अचानक ये लड़की गायब हो जाती है अपने विद्यालय का जो कैंपस होता है। फिर इसके बाद में जो इसके सहपाठी होते हैं, मित्र होते हैं, इसके क्लास में पढ़ने वाले जो लोग होते हैं, इसको ढूंढना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन ये ढूंढने पर भी नहीं मिलती है। फिर उसके बाद में
अंततः परेशान होके ये सब ढूँढते ढूँढते ठीक उसी कैंपस में पहुँच जाते हैं जहाँ पे इनका हॉस्टल होता है। जिस हॉस्टल के रूम नंबर में ये लड़की रह रही होती है वहाँ पहुँच जाते हैं। तो पहुँचने के बाद में देखते हैं कि दरअसल वो जो लड़की होती है जिसकी उम्र 23 साल की होती है, प्रगति लावसाव, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। तो उसको प्रथम तौर पे तो जितने भी इसके क्लासमेट और दोस्त होते हैं हिलाते हैं, तो हिलाने पे देखते हैं कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब जब ये मृत्यु जैसा ये घटनाक्रम वो सब लोग देखते हैं तो इसके बाद में फिर ये सब जो कॉलेज प्रबंधन होता है, विश्वविद्यालय प्रबंधन होता है, उसको बताते हैं। और बताने के बाद में वहाँ पे जो विद्यालय प्रशासन होता है उससे दरअसल ये कहते हैं कि अगर जो ऐसा घटनाक्रम घटित हुआ है उसमें इस लड़की का जो चचेरा भाई होता है वो इस चीज़ को कहता है, अगर जो हमारी बहन के साथ में ऐसा घटनाक्रम घटित हुआ है तो मैं चाहता हूँ इस केस की, इस घटना की उच्च स्तरीय जांच हो और इसके पीछे जो भी आरोपी हैं उनको कठिन से कठिन सजा दिलाई जाए। तो इसी चीज़ को लेके वो दरअसल कॉलेज के अंदर आंदोलन करते हैं और जिसमें जो नेपाल के मूलतः बच्चे होते हैं, दरअसल वो जो स्कूल होता है KIIT जो विश्वविद्यालय होता है उसमें तकरीबन 40,000 के करीब बच्चे पढ़ते हैं और जिसमें खासकर जो 2000 विदेशी छात्र हैं, तो विदेशी 2000 छात्रों में जो 40% एक लड़कों की संख्या है वो नेपाली होती है। तो दरअसल जब उसका चचेरा भाई इस चीज़ की मांग करता है और 16 फरवरी 2025 को वो कॉलेज के अंदर जो कॉलेज का कैंपस होता है वहाँ पे जितने नेपाली छात्र होते हैं फिर उनके सपोर्ट में भी और भी बच्चे छात्र उतर आते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं। धरना प्रदर्शन के बाद में दरअसल जो कॉलेज का मेन गेट होता है वो भी बंद कर दिया जाता है बच्चों के द्वारा। और इसके बाद में ये 16 फरवरी की जो रात होती है किसी न किसी तरह से तो कट जाती है, लेकिन 17 फरवरी 2025 की रात को अचानक एक आदेश पारित कर दिया जाता है कॉलेज की तरफ से और जिसमें ये कह दिया जाता है कि 15 दिसंबर 2025 तक ये जो भी विदेशी छात्र हैं, खासकर नेपाल के जो छात्र हैं, उनके लिए ये जो स्कूल है पूर्ण रूप से बंद है और उनको यहाँ तक आने में पाबंदी है। तो ऐसा जब ये एक आदेश कॉलेज प्रबंधन की तरफ से जारी कर दिया जाता है तो उसके बाद में जो कॉलेज प्रबंधन के जो गार्ड्स वगैरह होते हैं और कॉलेज प्रबंधन की जो टीम होती है वो सभी बच्चों को जल्दी से जल्दी अपना सामान पैक करके और जो कैंपस होता है, जो उनके हॉस्टल होते हैं, कुछ छोड़ने के लिए कहा जाता है। और उसी समय जब दरअसल वो अपना सामान पैक कर रहे होते हैं तो कुछ गार्ड्स होते हैं उनको मारते हैं, पीटते हैं, अभद्रता भरी उनको गाली भी उनको देते हैं। और इसके बाद में हालांकि जो नेपाली बच्चे होते हैं उनके जो मोबाइल होते हैं वो भी चेक किए जाते हैं। तो चेक दरअसल मोबाइल वो इसलिए किए जाते हैं कि शायद हो सकता है इन लोगों ने किसी प्रकार कोई वीडियो बना लिया हो, उसको इंडिया में न बल्कि अपने देश में जाके वायरल करते हैं जिससे हज़ारों बातें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन दरअसल उन बच्चों का जो आंदोलन था वो इसलिए था और उसमें खासकर जो एक उस लड़की का चचेरा भाई होता है तो उसके द्वारा कॉलेज प्रबंधन को बताया जाता है कि दरअसल उसकी जो बहन होती है जिसकी उम्र 23 साल के करीब होती है, उसका उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है लखनऊ का रहने वाला एक आद्विक श्रीवास्तव नाम का लड़का होता है जो कि उस लड़की का क्लासमेट होता है, बीटेक 3rd ईयर का वो भी छात्र होता है, वो उससे रिलेशन में थी। और जो गाली देने की आवाज़ आ रही होती है दरअसल तो वो जो आद्विक श्रीवास्तव है वो ही गाली दे रहा होता है उस नेपाली छात्रा को। तो उसके खिलाफ जब ये न्याय की मांग कर रहे होते हैं तब कॉलेज प्रबंधन इनके खिलाफ एक्शन लेता है। लेकिन जब ये चीज़ नेपाल के गवर्नमेंट के पास में वायरल होकर पहुंचती है फिर नेपाल गवर्नमेंट जो होती है, भारत का जो विदेश मंत्रालय होता है उससे संपर्क करती है। संपर्क करने के बाद में फिर ये घटनाक्रम को जो भी भारत का विदेश मंत्रालय होता है या कॉलेज प्रबंधन के जो भी आला अफसर होते हैं गहराई से लेते हैं और गहराई से लेने के बाद में फिर इसकी जांच प्रक्रिया शुरू होती है। तो जांच प्रक्रिया में दरअसल उस लड़के का नाम आता है जिसका नाम आद्विक श्रीवास्तव होता है और आखिरकार जो उड़ीसा पुलिस होती है वो जो कटक का एक एयरपोर्ट होता है वहाँ से ये आद्विक श्रीवास्तव को
अरेस्ट कर लिया जाता है। और अरेस्ट करने के बाद में जो पुलिस की टीम होती है दरअसल उससे पूछताछ अभी तक कर रही है। और फिर जो मंजू साहा, एक जो वहाँ की प्रोफेसर होती हैं मंजू साहा पांडे, वो छात्रों को डरा रही होती हैं और उसी वीडियो में कह रही होती हैं कि 40,000 छात्रों की बात करती हैं, जिसमें कहा गया है कि तुम पे इतना पैसा हम सब लोग खर्च करते हैं फिर भी तुम कॉलेज की बदनामी कर रही हो। तरह तरह की जो बातें वीडियो वायरल हुआ उसमें जो कह रही होती हैं वो शायद प्रोफेसर होती मंजू साहा पांडे। और दूसरी प्रोफेसर होती हैं जयंती नाथ, जो बात कर रही होती हैं कि दरअसल जितना हम आप लोगों पे खर्च करते हैं उतना तुम्हारा जो देश नेपाल है उसकी जो बजट भी नहीं होता है। ऐसी जो बातें उन्होंने कही हैं, तो शायद ये जो छात्रा कैंपस की बातें होती हैं जहाँ पर छात्राओं को समझा रही होती हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ता है, इंडियन गवर्नमेंट पे, तो इंडिया की जो गवर्नमेंट होती है उसके बाद में कॉलेज प्रबंधन के पास में पहुँचती है। तो पहुंचने के बाद में फिर उस लड़की का जो लड़की सुसाइड कर लेती है, उसका जो चचेरा भाई होता है उसके कहने के अनुसार मुकदमा पंजीकृत होता है। और मुकदमा पंजीकृत होने के बाद में जो आद्विक श्रीवास्तव है उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। और अरेस्ट करने के बाद में जो उसका चचेरा भाई होता है लड़की का, वो उसकी जो बात होती है वो पुलिस की टीम को बताई जाती है। दरअसल उसका जो मेन उसकी आकांक्षा, मेन उसकी जिज्ञासा लड़के की होती है वो ये होती है कि जो हमारी बहन है वो जो कॉलेज का कैंपस होता है उसका जो सेंट्रल लाइब्रेरी कैंपस है वहाँ पे पढ़ने के लिए गई थी और उसको मानसिक तौर पे इतना प्रताड़ित किया गया था और उसका इतना शोषण किया गया था। दरअसल उस लड़की का रिलेशन होता है सात्विक श्रीवास्तव नाम के लड़के के साथ में, जो कि मूलतः लखनऊ का रहने वाला होता है। तो दरअसल उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाते हुए कुछ ऐसे पिक्स होते हैं, कुछ ऐसे पोज होते हैं, कुछ ऐसे फोटोज़ होते हैं कि वो बना लेता है और जिसको दिखाने के बाद में उसका वो शारीरिक शोषण करता रहता था। जब चाहता था उसके साथ में वो शारीरिक संबंध बनाता था। लेकिन इन सभी चीज़ों को वो लड़की साथ बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वही जो लाइब्रेरी होती है वहीं पर बैठी रहती है। लेकिन उसका जो कत्ल होता है, उसकी हत्या जो होती है वो साध्वी के द्वारा की जाती है और फिर उसकी डेड बॉडी को उठा के जो लड़की का हॉस्टल होता है, जो रूम होता है, उसमें डाल दी जाती है। ऐसी बात जो लड़की का चचेरा भाई होता है उसके द्वारा पुलिस की टीम को बताया जाता है। लेकिन फिर जब पुलिस की टीम गहराई से जांच पड़ताल करती है तो दरअसल उसमें निकल के सामने ये आता है कि कॉलेज प्रबंधन से जब पूछा गया कि जो 40,000 बच्चे इस विद्यालय के पढ़ते हैं और एक बच्चे के भविष्य के लिए 40,000 के जो बच्चे होते हैं उनका भविष्य दांव पे क्यों लगाया गया, तो उसमें घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से दरअसल निकल के सामने आता है कि ये सात्विक श्रीवास्तव जो कि लड़का है, मेन आरोपी है, ये उत्तर प्रदेश की एक शायद कोई सत्ता में या सत्ताधारी पार्टी ना हो, उस पार्टी से एक राजनीतिक दल से वो आता है। उसकी जो पिता है वो राजनीतिक एक पार्टी है, उसके एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। तो शायद उसके पिता का कुछ कॉलेज प्रबंधन पे प्रेशर रहा हो या आर्थिक तौर पे कुछ कॉलेज प्रबंधन की मदद की गई हो, तो उसकी वजह से शायद कॉलेज प्रबंधन ने एक बच्चे के लिए 40,000 जो लड़के हैं, छात्र हैं, उनकी ज़िंदगी को दांव पे लगा दिया था। तो ऐसी बातें सामने निकल के आई। हालांकि जिसके बाद में जो ये आद्विक जो श्रीवास्तव होता है उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद में अभी वो रिमांड पे है और पुलिस की जो टीम होती है उससे जांच पड़ताल कर रही है। और इसके बाद में जो गार्ड जिस वीडियो में गाली देते हुए मारपीट कर रहे हैं, उसमें जो कॉलेज प्रबंधन है उसके द्वारा जो गार्ड होते हैं रमाकांत नायक और जोगेंद्र बोहरा, इनको सस्पेंड कर दिया जाता है, बल्कि कॉलेज से निकाल दिया जाता है। और इसमें कुछ कर्मचारी होते हैं जो नेपाली छात्रों के साथ में एक अमानवीय तरीके से अभद्रता करते हैं, अमानवीय व्यवहार करते हैं, जिसमें शिवानंद मिश्रा होते हैं और प्रताप कुमार और सुधीर कुमार, इनको भी निकाल दिया जाता है। इनके खिलाफ भी एक जांच समिति बना दी जाती है जो जांच कर रही है कि इस प्रकरण में इन जो ये कॉलेज प्रबंधन के कर्मचारी होते हैं इनका कितना दोष है और किस हद तक ये दोषी हैं। और जो 40,000 बच्चों को खाना खिलाने की बात करती है और एक महिला बात करती है जो कि प्रोफेसर होती है कि
उतना पैसा हम एक्सपेंस करते हैं आप लोगों पे जितना शायद तुम्हारे देश का बजट भी नहीं है। तो ऐसी बात कहने वाली जो दोनों प्रोफेसर होती हैं वो सामने आके जो पुलिस की टीम होती है, कॉलेज प्रबंधन के जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उनके सामने अपनी जो गलती होती है उसको स्वीकार करती हैं और क्षमा मांगती हैं। हालांकि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है कॉलेज प्रबंधन की तरफ से। लेकिन अभी एक ताज़ा उदाहरण मित्रों मैं देना चाहूँगा। जब अमेरिका ने अभी कुछ जो प्रवासी जो भारतीय अमेरिका में रह रहे हैं उनको हथकड़ी और बेड़ी लगाने के बावजूद यहाँ पे भेजा भारत में, तो तरह तरह से प्रश्न चिन्ह भारतीय गवर्नमेंट के खिलाफ या भारतीय प्रधानमंत्री के खिलाफ उठाए गए। व्यक्तिगत तौर पे हमने भी कहा अगर जो कोई प्रवासी है तो उसको शायद एक मानवीय तरीके से भेजना चाहिए था, इस तरीके से नहीं भेजना चाहिए था। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे इस कहानी में अगर देखा जाए तो नस्लवाद एक ऐसी भयंकर बीमारी है किसी भी देश के लिए, जिससे जो एक देश के एक विदेश नीति जो होती है उसको भी कलंकित करती है। और नेपाल के रहने वाले जितने भी हमारे छात्र थे, जितने भी हमारे भाई बहन थे, क्या अगर देखा जाए क्या वो हमारे बंधु हमारे भ्राता नहीं थे? तो एक लड़के की वजह से 40,000 बच्चों का जब जीवन दांव पे लगा दिया जाता है, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा प्रणाली है या शासन प्रबंधन है तो उसकी तरह से इन सभी चीज़ों पे बहुत गहराई से विचार करना चाहिए और बहुत डीपली ध्यान देना चाहिए। क्या आज के समय में भी नस्लवाद जैसी जो भयंकर बीमारियां हैं उनको किसी भी देश में बढ़ावा दिया जा सकता है? और शायद ये कहानी जो है ये नस्लवाद का ही एक जीता जागता उदाहरण है। आदमी कुछ भी कहे, आदमी की विदेशी नीति कुछ भी कहे, लेकिन वो सभी चीज़ें जो होती हैं रियलिटी तौर पर धरातल पे दिखनी चाहिए। और मित्रों इस चीज़ से हम भी आहत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो नेपाल नहीं या विश्व का कोई भी देश हो, वहाँ का रहने वाला कोई भी छात्र हो, जैसे भारत का हजारों छात्र ऐसे हैं जो विदेशों में पढ़ते हैं, अगर जो उनके साथ में नस्लवाद का भेद होता है तो शायद ही कष्टप्रद बात होगी हमारे लिए। जिस तरह से नेपाल के छात्रों के साथ में ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मित्रों इस सारे घटनाक्रम को आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा ये इरादा कतई नहीं है कि आपको पीड़ा हो, आपको कष्ट हो। इस घटनाक्रम को आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा इरादा ये है कि आप सब लोग मेच्योर हों, परिपक्व हों, सजग रहें, होशियार रहें। और मित्रों आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ध्यान रखिए। और इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, इससे ज़्यादा कहीं यूनिक बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मित्रों बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। लव यू मित्रों, जय हिंद, जय भारत।